अंजू ने अपने एकलौते बेटे मनीष और दिव्यांग बेटी के साथ मिलकर के पति रूपराम बेनीवाल की घर में ही हत्या करने के बाद में लाश को 25 फीट गहरे टॉयलेट के गड्ढे में ठिकाने लगा दिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अंजू ने अपना सुहाग खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। ये बात 10 अगस्त 2024 की है। रात को रूपराम का उसकी पत्नी अंजू के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़ा बढ़ने पर अंजू ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। रूपराम नशे में था, इसलिए वह ज्यादा विरोध नहीं कर सका। अंजू पति से पहले ही नाराज चल रही थी, इसलिए उसने पति की जमकर के पिटाई कर दी उस रात। इसके बाद अंजू ने अपनी बेटी के प्रेमी सुनील को फोन कर दिया। सुनील भी क्या था, सुनील स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के हरियाणा से अपने 4-5 दोस्तों के साथ गांव खचवाना में अंजू के घर पहुंच गया। उसके आते ही अंजू ने अधमरे पति रूपराम के बेटे मनीष, बेटी मानसी और सुनील उसके साथ आए साथियों के साथ मिलकर के जमकर के पिटाई दोबारा से कर दी। इस हमले से रूपराम की मौत हो गई। संयोग से उन्हीं दिनों अंजू ने घर में टॉयलेट के लिए 25 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया था। उन्होंने सबके ऊपर नमक और दवाई डाल दी, ऊपर से 15 फीट तक मिट्टी और डाल दी। तब तक आधी रात हो चुकी थी। यह काम करने के बाद सुनील अपने साथियों के साथ वहां से हरियाणा वापस चला गया। ये बात है 11 अगस्त 2024 की। सुबह के 5 बजे थे। उसी खचवाना गांव के राजमिस्त्री थे विनोद। उनको फोन किया और बोली कि मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूं, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे हो, ऐसी क्या बात है। तो विनोद ने कहा अंजू से कि जी भाभी जी, इतनी रात को फोन क्यों किया, सब खैरियत तो है ना। अब अंजू ने कहा कि जल्दी आ जाओ, टॉयलेट बनवानी है। विनोद ने कहा कि भाभी सुनो मेरी बात, काम पर आने का टाइम सुबह 9 बजे का है। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतनी सुबह आप इतना जल्दी मुझे बुला रही हैं, टॉयलेट में किसी को दफन करना है क्या। विनोद बस वैसे ही मजे के मूड में कह रहा था। अंजू ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर अंजू ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। राजमिस्त्री विनोद सुबह 9 बजे रूपराम बेनीवाल के घर पर अपने टाइम पर ही पहुंचा। वहां अंजू उसका इंतजार कर रही थी। उसके बताए मुताबिक टॉयलेट के गहरे खुदे हुए गड्ढे को मिस्त्री ने एकदम पक्का बना दिया। शाम हो चुकी थी। शाम को मजदूरी लेकर के जाते वक्त उसने भी पूछा, भाभी रूपराम भैया कहीं गए हैं क्या, पूरे दिन कहीं दिखाई नहीं दिए। अंजू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसे पैसे देकर के उसे जाने के लिए कह दिया। 2 दिन बीत चुके थे। रूपराम बेनीवाल किसी को भी दिखाई नहीं देने से उसके लापता होने की चर्चा घर परिवार गांव सहित पूरे गांव में फैलने लगी। इसके बावजूद रूपराम की पत्नी अंजू और बेटी मनीषा एकदम अनजान बने हुए थे इस घटना से, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। लेकिन रूपराम का छोटा भाई विनोद बेनीवाल भी पड़ोस में ही रहता था। उसने अंजू को टोका, भाभी भैया 2 दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं, कहीं गए हैं क्या। हाँ इतना बोल करके अंजू घर के भीतर चली गई। हाँ कहीं गए हुए हैं। विनोद को आश्चर्य हुआ कि जो भाभी कुछ पूछने पर बड़बड़ाना चालू कर देती थी, वह भाभी भैया के बारे में पूछने पर सिर्फ हाँ बोली। जरूर यह कुछ छिपा रही है। विनोद को भाभी पर शक हो रहा था, मानो वो कुछ छिपा रही हो। तभी उसकी नजर बने हुए टॉयलेट के गड्ढे पर गई, जो मुख्य गेट के पास, यानी कि मुख्य गेट के पास बाहर बना हुआ था। कोने की दीवार के पास टॉयलेट के गड्ढे को देख करके अचानक उसका माथा ठनक गया, जिसे अब पक्का करवाया जा चुका था। विनोद ने भाभी से पूछा कि भाभी यह कब बनवाया आपने। अभी अभी तो बनवाया है जी, 2-3 दिन हुए हैं। विनोद को न जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि भाभी भैया के बारे में बताने से हिचकिचा रही है। विनोद को हैरान करने वाली एक बात यह पता चली कि 10 अगस्त की आधी रात को रूपराम के घर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। उसे अब अपनी भाभी पर संदेह हुआ कि वह उसके रूपराम के बारे में जरूर कुछ बात छुपा रही है। भाई के बच्चे भी वही सभी रटी रटाई बातें बोल रहे थे जो उसकी मां ने उनको समझाई थी। अब तक रूपराम को घर से लापता हुए करीब 1 सप्ताह होने वाला था। विनोद ने उसकी खोज खबर के लिए सोशल मीडिया की मदद ली। उसने 16 अगस्त 2024 को फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडियाओं पर भाई लापता होने की सूचना शेयर कर दी।
इसके अलावा उसने अंजू भाभी पर रूपराम के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी दर्ज करवाने के लिए दबाव बनाया। इस पर अंजू आनाकानी करने लगी, किंतु घर वालों और पड़ोसियों के काफी कहने पर अंजू ने 17 अगस्त 2024 को गोगामेडी थाने यानी राजस्थान में पति रूपराम की गुमशुदगी की दर्ज करवा दी रिपोर्ट। मामला जब एसएचओ अजय कुमार ने खुद अपने हाथों में ले लिया, इसके बाद फिर क्या था, पुलिस टीम सक्रिय हो गई। शक के आधार पर एसएचओ ने रूपराम की पत्नी अंजू से पूछताछ कर दी। अंजू पुलिस को वैसे ही गोलमोल जवाब देती रही जैसे कि वह अपने देवर और दूसरे लोगों को पिछले 10 दिनों से दे रही थी। पूछताछ में शक की सुई अब पूरी तरह अंजू पर टिक गई एसएचओ साहब की। आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे अंजू ने सच्चाई बयां कर दी। उसने पति के लापता होने का जो राज खोला वो बेहद चौंका देने वाला था। अब आएगा असली मजा इस कहानी को सुनने में और समझने में। पुलिस के घुमावदार सवालों में जब बेटी की शादी के लिए वर तलाशने की बात आई, तब उसके मुंह से अनायास अचानक से ही निकल पड़ा, वह जिंदा रहेगा तभी तो अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखने जाएगा और वापस लौट के आएगा। एसएचओ ने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो हुआ कि रूपराम मर चुका है, लेकिन कैसे? एसएचओ ने इस सवाल पर अंजू बोली, साहब मुझे क्या पता कैसे मरा, मैं तो उसके व्यवहार से तंग आ चुकी थी। तो फिर तुम उसे क्यों मार डाला? तो फिर तुमने उसे क्यों मार डाला? मैंने कैसी बात कर रहे हो साहब, इंस्पेक्टर साहब कैसी मजाक बात कर रहे हो, मैं क्यों मारूंगी बरा? हो सकता है अभी तुमने ही तो बताया था कि तुम उससे तंग आ चुकी थी, उसके शराब पीने की आदत से तुम परेशान थी, तुम्हारे साथ वो मार पिटाई करता था। पुलिस द्वारा ये सारे सवाल पूछे जाने पर अंजू तिलमिला गई और बोली कि मैं उसे मारना नहीं, अगर मैं उसे मारती नहीं तो क्या करती? मेरी बात मानने को राजी नहीं था, रोजाना कलेश करता था घर पर आकर, सुबह शाम पौआ पिया और चालू। एसएचओ ने तुरंत अंजू को टोका कि किस बात पर आपका पति राजी नहीं था? बेटी की शादी की बात पर मैंने उसके लिए लड़का पसंद किया था, अंजू बोल रही है। वह उसके साथ शादी से मना कर रहा था, कहता था कि उम्र में दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन साहब हमारी बेटी में भी तो कमी है, यह एक हाथ और एक पैर से अपाहिज है ऊपर से। जब उसने ऐसा शब्द बोला तो एसएचओ अजय कुमार समझ गए कि कुछ और वैसी बात है जो अंजू मुझसे छुपा रही है। एसएचओ ने पूछा कि ऊपर से क्या मतलब हुआ? नहीं साहब जी, जाने दीजिए, मेरी बेटी का मामला है, उसकी निजी जिंदगी का मामला है, उसे इस मामले में मत घसीटिए। रूपराम की गुमशुदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। भाई लेना देना कैसे नहीं है? उसके लिए लड़का खोजने गया तो था रूपराम, तुम्ही ने तो थोड़ी देर पहले अभी बताया था। नहीं वो महिला बोल रही है कि महिला ने कहा कि नहीं साहब मेरी बेटी बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। अंजू घबराहट में कुछ का कुछ बोले जा रही थी, जिससे रूपराम की गुमशुदगी और मौत को लेकर के एसएचओ का शक और गहराता जा रहा था। फिर क्या था? एसएचओ यानी इंस्पेक्टर ने उसे जबरदस्त डांट लगाई और सच छिपाने के जुर्म में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। इस धमकी का असर भी हुआ, यह पहले से और ज्यादा टूट चुकी थी। उसने दोनों हाथ जोड़ करके और माफी मांगते हुए बोली, साहब जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, रूपराम अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं, इसके लिए हर सजा भुगतने को मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे और पति के झगड़े में मत लाइए, मैं सब कुछ आपको बताती हूं। एसएचओ बोला, शाबाश बेटी बता, यह हुई ना बात, पहले पानी पियो फिर पूरी बात खुल के एकदम बताओ। कहो तो कुछ खाने को मंगाऊं, चाय समोसा ब्रेड पकौड़ी जलेबी? कुछ समय के बाद उसने कहा कि जी ज़्यादा नहीं तो चाय ले आओ। अंजू एकदम चाय पी के रिलैक्स हो गई। तब उसने अपना किस्सा बताना स्टार्ट किया। 27 अगस्त 2024 को अंजू ने बताया कि मैंने उसे डंडे से पीटा था और पति मर गया। अपने ही घर में उसे जो है दफना दिया। पति की लाश को पहले से ही घर के टॉयलेट के जो खुदा हुआ गड्ढा था ना, उसमें मैंने उसे डाल दिया और अगले दिन गड्ढे को पक्का करवा दिया राजमिस्त्री विनोद, जो उसी काम का था। एसएचओ का, ओ तेरी बहन का, ओ माय गॉड, ये तो बड़ी सातिर है यार, तू दिखती तो बहुत बोली वाली है।
उन्होंने डेड बॉडी का पता लगाने की जानकारी एसपी विकास सांगवान सर को दी, उसे बरामद करने का आदेश मांगा। एसपी सांगवान सर ने टॉयलेट खुदवाने के लिए तुरंत जिला कलेक्टर कानाराम सर से बात किया। कलेक्टर साहब की अनुमति के बाद बहुत पुलिस बल और प्रशासन की दर्जनों गाड़ियों जो है रूपराम के घर पर पहुंच गई। और जब वो गाड़ियां उसके गांव में पहुंची तो फिर क्या हुआ, मजिस्ट्रेट साहब ने टॉयलेट की खुदाई चालू करवाई। खुदाई करते हुए पुलिस टीम को रात के 12 बज गए। आखिरकार गहरा गड्ढा था वो, और रूपराम का अस्पष्ट चेहरा जो है साफ साफ गड्ढे से बाहर दिखाई देता प्रतीत हुआ, जिसमें अब सड़न भी शुरू हो चुकी थी। उसे देखते ही वहां मौजूद उसका भाई यानी कि विनोद बेनीवाल ने लाश को पहचान लिया। उसने बताया कि ये मेरे बड़े भैया हैं। इस खुलासे के बाद में पुलिस ने बीएनएस 2024 की जो लेटेस्ट धाराएं हैं 103(1), 238A, 61(2)A और 3 कोष्टक 5 बीएनएस के तहत रूपराम की पत्नी अंजू, बेटी मनीष और बेटी मानसी व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया। अंजू के इस खुलासे के बावजूद पुलिस समेत कई लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा था कि एक अकेली महिला द्वारा इस इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। जरूर इसमें और कोई लोग शामिल हैं जिनको अभी अंजू बता नहीं रही है। इसकी पड़ताल के लिए पहले टॉयलेट उसने पक्का करने वाले राजमिस्त्री से पूछताछ की। भाई तू बता, तूने जो है गड्ढा पक्का किया था। उसने गड्ढे में रूपराम का सब होने से साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि साहब इसने बस बोला था इसे पक्का कर दो, मैंने पक्का कर दिया। पुलिस के सामने अब जांच की अगली कड़ी में वह व्यक्ति था जो स्कॉर्पियो लेकर के 10 और 11 अगस्त की रात को जो अंजू के घर पर आया था। साथ ही पुलिस का ध्यान उस एक मोबाइल नंबर पर भी गया था जो हरियाणा के सिरसा जिले के फतेहपुरिया निवासी सुनील कुमार का था। इस नंबर पर अंजू के मोबाइल से हत्या की रात और उससे पहले भी 6 महीनों के दरमियान लगातार बातें हो रही थी, यानी संजू के फोन से सुनील को। पुलिस ने उसकी पूरी डिटेल निकलवाई। जांच पड़ताल में कुछ और बातें मालूम हुई जो कि एकदम चौंका देने वाली बात। यह रियल स्टोरी है। पता चला कि सुनील बदमाश टाइप का आदमी है और बीते 6 महीने से रूपराम के घर पर आता जाता रहता है। हैरानी तो तब हुई जब पुलिस को यह मालूम हुआ कि सुनील अंजू और रूपराम की दिव्यांग बेटी मानसी से प्यार करता था और उसी की वजह से वहां रोजाना आता और जाता रहता था। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पुलिस ने रिमांड पर लेकर के फिर मां और बेटी दोनों से अलग अलग पूछताछ की। तब एक बात और सामने आई कि सुनील और मानसी के बीच में अनैतिक संबंध बन चुके थे, जिसकी भनक रूपराम को भी लग चुकी थी, यानी उसके पिता को। इसी बात को लेकर के वो एकदम नाराज चल रहा था। वह बेटी की शादी सुनील के साथ में नहीं करवाना चाहता था। दोनों के बीच उम्र का अंतर होने के साथ साथ हैसियत में भी बड़ा फर्क था, जबकि मां अंजू यह शादी कराने को राजी थी। इस मामले की तहकीकात पूरी हो जाने के बाद में 3 सितंबर 2024 को अंजू के बेटे मनीष और बेटी मानसी और साथ ही सुनील को ACGM यानी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये राजस्थान की कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी। और अगली आप किस तरह की कहानी को आप मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं, और जितना आपने प्यार और सपोर्ट दिया ना लास्ट वीडियो को, उस सब के लिए रियली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक फर्जी मेजर ने 15 महिलाओं के साथ में 15 लड़कियों के साथ में यौन उत्पीड़न किया, बलात्कार किया। वो पूरी कहानी सिर्फ एक चोरी की थी और चोरी के शक पर उसे पकड़ लिया गया। बाद में उतना बवंडर खुल गया कि फर्जी मेजर निकला, काफ़ी लड़कियों के साथ में अनैतिक संबंध थे, और पूरी कहानी इससे पहली वाली जो वीडियो है वो उसमें दिखाई जा चुकी है। तो जाइए एंड उसको वॉच करिए। वीडियो को लाइक एंड सपोर्ट करने के लिए रियली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।